विपक्ष बिखर रहा है। क्या वाकई विपक्ष बिखर रहा है? क्योंकि ये कहा गया कि जो बिखरा विपक्ष था उनको इकट्ठा करके गठबंधन बनाया गया और ये कोशिश थी कि मोदी को किस तरह से रोकना है, वो सक्षमता, वो ताकत दरअसल विपक्ष के उस दमखम में दिखेगा। लेकिन विपक्ष के बिखराव, एक एक कर विपक्ष का रूठ जाना, विपक्षी पार्टियों में आपस में फूट फुटबल होना, क्या ये साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि विपक्ष बिखर गया और इस बिखराव से सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है? यानी मोदी के सामने ऐसा कोई चेहरा खड़ा नहीं हो पा रहा है जो दरअसल बीजेपी को या एनडीए को चुनौती दे पाए। आज बिहार में भी पहले तो ये माना जा रहा था कि शायद खेला होगा, क्योंकि ये बातें लगातार विपक्ष की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन आज हुआ वो जिसको लेकर एनडीए कॉन्फिडेंट था। यानी सत्ता पक्ष बार बार इस बात को कह रहा था कि हमारे पास वो आंकड़ा है। लेकिन इस बीच में अगर खेला होबे की बातें कही जा रही थी तो खेला हुआ महाराष्ट्र में। एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी है उस राज्य का, वो उन्होंने आज कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। इसलिए आज हम समझना चाह रहे हैं कि क्या विपक्ष के सामने अब चुनौती अपनों को ही बचा के रखने की हो गई है क्या? मेहमानों से मिलिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको मिलवा रहे हैं अपने मेहमानों से। अनुराग भदौरिया साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राहुल देव साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिषेक यादव हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। कुंतल कृष्णा हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। शुरुआत सबसे पहले मैं आरजेडी से करूंगा। अभिषेक जी, क्या हो गया सर? खेला होगा ये कहा जा रहा था, लेकिन ये कैलकुलेशन क्या हो नहीं पाया, सेट नहीं बैठ पाया? नहीं, बात खेला होबे का नहीं है रोहित जी। देखिए, एक ही सत्र में नीतीश कुमार जी ने 3 बार पाला बदला है, ठीक है ना। एक बार हाँ, कभी वो भाजपा को छोड़ करके हमारे साथ आए, आज हमें छोड़ के भाजपा के साथ चले गए, ठीक है। और जो स्थिति मन स्थिति कुछ विधायकों का था और कुछ दिन का वक्तव्य आदरणीय जीतन राम मांझी जी का सुना, जिस तरह से उनको भरे सदन में बेइज्जत किया गया, तो कई तरह से आवाज़ आ रही थी कि भाई लग रहा है कि कुछ विधायक इनके तरफ से नाराज़ है, ठीक है, नीतीश जी के रवैये से नाराज़ है। हालांकि पूरा बिहार नाराज़ है। अब ये जोर ज़बरदस्ती से, शासन का जोर ज़बरदस्ती दिखा करके, लोगों को डरा धमका करके इन्होंने चलो अपना एक हासिल किया। हमें नीतीश जी को बधाई देते हैं, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम को बधाई है। लेकिन ये बिहार की जनता के साथ छलावा है। बिहार में जहाँ 4-4 लाख 5-5 लाख रोजगार देने का काम नहीं, अभिषेक जी दो पहलू है, जरा इसको समझा दीजिए सर। वो तो ठीक है, तेजस्वी जी ने जो बातें कही वो बातें आप रिपीट भी कर रहे हैं। मुझे 2 पॉइंट समझा दीजिए। यानी आप कह रहे हैं कि हम संभावना तलाश रहे थे, हमें उम्मीद थी कि शायद वो नाराजगी दिखेगी और वो वोट इधर है, लेकिन सर अभी तो पता चल रहा है कि आरजेडी के वोट भी उधर पड़ गए हैं सर। तो बिखराव तो आप में भी दिख रहा है, चुनौती तो आपके लिए हो गई। और रही बात मैंडेट का, तो मैंडेट तो सर एनडीए को मिला था ना, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे तब मैंडेट मिला, फिर आपके पास गए, आपसे अलग होके फिर वापस गए, फिर आपके पास गए, फिर वापस आए। तो अरे बात मैंडेट की बात, अरे सर आप बात मैंडेट जनता को मैंडेट दिया, मैंडेट तो हमें स्वीकार है, ठीक है। हम भी कितना 12,000 वोट कम वोट से हारे जीते थे, वो भी इन्होंने ज़बरदस्ती सत्ता का दुरुपयोग करके हाँ एनडीए की सरकार का गठन किया था। सब हम आप लोग के डिबेट चैनल पे भी डिबेट पे, भदौरिया जी भी कई चैनलों पे थे, हम लोग भी थे। तो ये सब दुनिया देख रही है, बिहार की जनता भी देख रही है कि किस कदर से ये किन प्रकार से सत्ता हासिल करती है, ठीक है ना। नहीं तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनके डराने धमकाने की वजह से आरजेडी का जो वोट आज विश्वास मत में पड़ गया, उसी का पलटने की आदत है। इससे नहीं, धमकाने की वजह से ये किन प्रकार से देख रहे किस तरह से तेजस्वी जी के निवास के आगे बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को वहाँ पे रखा गया। विधायक कहाँ से प्रेशर पोर्टिस करके इन्होंने सरकार को चाहा कि किस तरह से हमारे, अब इनके 3 से 5 ऐसे विधायक कितने भाग गए थे। आपने चैनल के माध्यम से कई चैनल ने दिखाया कि 3 जदयू के, 2 बीजेपी के, 5 बाकी 3 वो भाग गए। तो लोग कयास लगा रहे थे कि शायद इनकी सरकार जो है चेंज हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आता हूँ सर, फिर से आता हूँ आपके पास। एक बार एक वर्जन सब मेहमानों का ले लेता हूँ, वापस फिर आता हूँ, एक वर्जन ले लेता हूँ। अनुराग भदौरिया साहब,
क्या हो गया अनुराग जी, क्या मतलब वाकई इससे चुनौती मिल रही है क्या कि सबको जी। साथ नहीं लेके चल पा रहे हैं? आपके सहयोगी भी पश्चिमी यूपी से लगभग फाइनल हो ही चुका है कि अलग हो रहे हैं। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि मोदी जी की गारंटी थी और यही भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी थी कि हमारी सरकार आएगी तो जो रुपया पतला हो रहा है वो रुपया मोटा हो जाएगा। तो मोटा तो हुआ नहीं, रुपया और पतला हो गया। अब तो 82 के पास करीब डॉलर पहुंच गया। हम इंतजार कर रहे थे काला धन, जिस जोर जोर से चिल्लाया गया था कि विदेश से काला धन आ जाएगा वापस, काला बोलो हमारा गोरा धन भी चला गया, उसके बारे में कोई चर्चा ही हो ही नहीं रही है। सन्नाटा सा है। 100 स्मार्ट सिटी बनने वाली थी, कहाँ चली गई? क्यूटो बनने वाला कहाँ चला गया? बुलेट ट्रेन आने वाली थी, कहाँ चले गए? 2 करोड़ रोजगार मिलने वाला था, कहाँ चले गए? किसान आज भी धरने पे बैठा है। किसान चारों तरफ दिल्ली को घेरे हुए हैं, उसके रास्ते में कील काटने फिर बिछाए जा रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं मेरी इनकम दोगुनी करने की बात की थी, एमएसपी की गारंटी की बात की थी, लीगल गारंटी की बात की थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात थी। क्या हुआ? स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न दिया, लेकिन कह रहे थे कि लागत का 1.5 गुना किसान को मिलना चाहिए। वो मिला क्या? ये तो किसान पूछ रहा है। तो सवाल उठता है कि आप रोजगार पे कोई बात नहीं करना चाहते, आपने जो वादे किए थे उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आप हर घर रोजगार देने की बात कर रहे थे। 2 करोड़ के हिसाब से रोजगार, कितना रोजगार आज होना चाहिए तो उसके बारे में कोई बात हुई? डीजल पेट्रोल 35 रुपए होने वाला था, जो अब तो 10 साल हो गए। क्या 35 रुपए हुआ? सवाल यह है कि जो असली मुद्दे, असली बात है, किसान और महिलाओं की बात छोड़ दीजिए। महिला तो बेचारी अपना अधिकार अनुराग जी, पे बैठती है। वो पहले काम तो आप भी कर रहे हैं, घसीटा गया, वो जो काम देश तो के आप लिए भी कर मेडल रहे हैं। जीत आप के भी आई बात है, कहाँ उस कर पर रहे हैं? मैं चर्चा तो क्यों सवाल नहीं है? पूछ रहा था सर कि अरे यही आपके तो चर्चा सहयोगी है। क्यों नाराज होके जा रहे हैं? मेरे को अरे मैं इसका तो वही जवाब बात तो कर दे रहा हूं। दीजिए सर। जयंत चौधरी को क्या हो गया? अरे मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। अरे ये बात, मेरी बात नहीं समझे। बात वही हो रही है, बात तो वही हो रही है ना कि जो वादे किए थे जनता के साथ, हमारा गठबंधन तो जनता के साथ है। तो जनता को ये याद रहेगा ना कि क्या क्या वादे किए थे, उसी वादे के साथ तो सारे लोग आते हैं ना। और आज जो लोग साथ अगर छोड़ रहे हैं तो जनता के साथ अन्याय हो रहा है ना। हम तो किसान के मुद्दों की बात कर रहे हैं भाई। किसान की भाई, सब जो नेता हैं किस लिए? कोई बात करता है मैं किसानों का नेता हूं, कोई करता है मैं बैकवर्ड से आया हूं, कोई बात करता है मैं दलित समाज से आया हूं, कोई बात करता है मैं अगड़े समाज से आया हूं। तो हम तो पीढ़ी की बात कर रहे हैं जिसमें पिछड़ा भी है, दलित भी है, अगड़ा भी है, अगड़े पिछड़े भी हैं और आदि आबादी भी है। अनुराग जी वापस आते हैं। हम तो किसानों अनुराग जी की वापस बात आते कर हैं। रहे हैं। एक टेक बीजेपी का ले लूं क्योंकि दोनों मेहमानों का वर्जन आ गया है। जो बात कृष्णा के करेगा पास उसके साथ आतिशबाजी जनता शुरू खड़ी हो होगी। चुकी है, उनको बिहार में जीत मिली, आतिशबाजी शुरू हो गई। सर जीत ऐसे मतलब जश्न मना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अपने दम पर नहीं, हमारे सहयोगियों को छीन कर, जिस भरोसे पर आप आए उस भरोसे पर जीत नहीं मिल पाई। मतलब ये कह रहे हैं कि आपके जीत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जीते कि नहीं जीते क्वेश्चन मार्क। 128 कह रहे थे लोग कि भाई एनडीए के पास 128 मत हैं और बिहार विधानसभा के 129 साथियों ने हमारे ऊपर भरोसा जताया। भाई बिहार में आज लोकतंत्र फिर से जीत गया, बिहार का विकास जीत गया, बिहार में राम राज का मार्ग जीत गया और हारा जंगल राज, हारा माफिया राज, हारा भ्रष्टाचार, हारा परिवारवाद। इसलिए खुशी है, इसीलिए जश्न है। मैं सुन रहा था अपने राष्ट्रीय जनता दल के साथी को, आपकी निराशा से मैं वाकिफ हूं, आपके दर्द से भी मैं वाकिफ हूं, पर मुश्किल यह है कि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ जंगल राज, माफिया राज, बदमाशों का राज, और उससे मुक्ति दिलाना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता थी। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये जश्न इसलिए मन रहा है कि बिहार को पता है कि अब बिहार में विकास की बात होगी। के पास है, वो कैसा होता है? जिसको आप दुत्कारते हैं, जिसको आप फरेबी कहते हैं, जिसके ऊपर आप घोटाले का, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जिस नीतीश कुमार को आप कई उपनामों से पुकारते हैं, वो आपके पास आते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मतलब यही है ना कि सर आपके दरवाजे ओपन फॉर ऑल हैं जब तक हमें जीत का मार्ग मिलता रहे, यानी कोई सिद्धांत नहीं रहा क्या? सत्ता चाहिए, सत्ता का सिद्धांत है। नीतीश कुमार जी पिछले 3 दशक से नीतीश कुमार जी की राजनीति को आप गौर से देखें, पिछले 3 दशक से नीतीश कुमार की राजनीति रही है हमेशा से लालू प्रसाद यादव के कुशासन के खिलाफ। कुछ समय को छोड़ दे तो, और जब नीतीश कुमार जी कुछ वक्त के लिए फिर से लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए तो बिहार की जो दुर्दशा हुई, बिहार की जो बर्बादी हुई, उससे वो भी वाकिफ है। बिहार में
कानून का राज खत्म हो गया था, बिहार फिर से विनाश के रास्ते पे जा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था बिहार को फिर से विकास के रास्ते पे ले जाना। बिहार में ये जो गुंडा माफिया बदमाशों का राज हो गया था, उससे बिहार को मुक्ति दिलाना। और मैं अपना एक बार राहुल जी का एक वापस आता हूँ, राहुल जी को एक बार सुन ले, राहुल जी को सुन ले, कुंतल कृष्णा आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ सर, फिर से आपको मौका दूंगा, एक बार राहुल जी को सुन ले, एक बार राहुल जी को सुन लेते हैं, वापस आ रहे हैं सर, एक एक करके बोलिएगा ना तो सबका पक्ष जा पाएगा, इसमें वक्त जाया होता जा रहा है। राहुल जी, मुझे थोड़ा सा इस पे आप जरा अवगत कराइए, क्योंकि हो सकता है नेताओं के अपने अपने वर्जन होते हैं, उनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, जाहिर सी बात है, राजनीति में चलता भी है, लेकिन क्या वाकई ऐसी स्थिति दिख रही है कि जिस विपक्ष को इकट्ठा करके मजबूती से खड़ा किया जा रहा था वो कुनबा बिखर गया और मोदी फैक्टर एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई, और शायद यहां से जो कह रहे हैं ना विपक्ष को डर सताने लगा, अब तो अपने जा रहे हैं सर? देखिए, मोदी फैक्टर तो पहले भी चुनौती थी और सबसे बड़ी चुनौती थी विपक्ष के सामने, लेकिन एक शुरुआती जो उम्मीद लगी कि ये लोग चुनौती की विशालता को देखते हुए अपने आपसी मतभेद, अपने आपसी अहंकार और मनमुटाव को दूर करके एक होंगे, एकजुट होंगे और उसके बाद एक मजबूत विकल्प पेश करेंगे जनता के सामने। तो वो करने में तो अब ये पूरी तरह से नाकाम रहे हैं और अब इससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता कि वो विपक्षी एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड रोक रहा हूँ, एक सेकंड राहुल सर, मैं एक सेकंड रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। अनुराग जी, इस लाइन को जरा गौर से सुनिएगा, यादव जी आप भी जरा सुनिएगा कि आप कहां कमजोर हो रही है, राहुल देव जी का वर्जन है, सुनिएगा, मैं पॉइंट लूंगा। राहुल सर प्लीज कंटिन्यू। भाई हमारे एक सेकंड और नहीं, एक सेकंड जब रोका है तो एक सेकंड सुन लीजिए। नहीं, एक बार राहुल जी को पूरा कर ले दीजिए। अनुराग जी राहुल जी को पूरा, आपको मैं इसके बाद आप ही को मौका दूंगा। एक बार राहुल जी नहीं, अरे सुन तो लीजिए। अरे आपने राहुल जी को टोका, मैं बात नहीं, एक मिनट रुकिए। नहीं, राहुल जी को आपने क्यों टोका था? अब एक सेकंड रुक ले। राहुल जी इतने सम्मानित हैं, आपने उनको टोक दिया, क्यों पता है? क्योंकि आपको मतलब की बात याद आ गई। अरे आप ही तय करेंगे मतलब की बात क्या होती है, सब कुछ आप ही तय कर लीजिए सर। अपनी पार्टी और अपने विपक्ष को मतलब के साथ जोड़ के रख लीजिए ना राहुल जी। खैर ठीक है सर, हो गया। राहुल जी, राहुल जी रोजगार की बात कर रहे हैं, राहुल जी की बात कर रहे हैं, आप एजेंडा चला रहे हैं कि डिबेट करा रहे हैं? राहुल जी, आदरणीय अनुराग जी, आपकी अनुमति हो तो मैं एक आध शब्द बोल लूं। आपको तो हम सुन रहे हैं काफी देर से, आप दोनों को सुन रहे हैं। अरे सर पूरा बोलिए, मैं तो उनको याद दिला रहा था। नहीं, वो सबको याद रहता है, केवल आपको ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं थोड़ा सा अब सुनने का भी अभ्यास रखना चाहिए। देखिए, जनता को बहुत उम्मीद आप सबसे बंधी थी कि आप जो इतनी बड़ी चुनौती सामने है उसके सामने एक एकजुटता दिखाएंगे, अपने मतभेदों को छोड़कर साथ आएंगे और ये एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत करेंगे मोदी शासन का जनता के सामने। लेकिन आप कोई भी प्रदेश उठा के देख लीजिए, वो विपक्षी एकता कहीं भी व्यवहार पर, जमीन पर दिख नहीं रही है और लगातार विपक्ष के बिखरने की खबरें रोज आ रही हैं। उसके कारण हमको समझ में आते हैं, जनता को भी समझ में आते हैं। वो सब कोई बहुत सैद्धांतिक कारण नहीं है, लेकिन तथ्य यह है इन सारी चीजों के बावजूद कि आपकी विपक्ष की एकजुटता अब केवल एक नारे में रह गई है, वो दिख नहीं रही है कहीं और लगातार कमजोर हो रही है। तो इस तथ्य को तो मानना पड़ेगा। आप अपने लोगों को, अपनी पार्टियों को, अपनी सहयोगी पार्टियों को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं और ये सबकी साझा कमजोरी है, ये सबकी साझा नाकामी है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। तो सर ये कमजोरी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं सर? उस कमजोरी को एक्सेप्ट करके उस पर काम तो कर सकते थे, लेकिन ये फिर कहते कि एजेंडा दूसरा कोई चला रहा है। राहुल जी, अब ये समस्या ये है कि भाई हमारे मन की, आप जब तक उनकी बात सुनते रहेंगे तो आपका कोई एजेंडा नहीं है। हाँ। आप अगर उनकी बात से हट जाते हैं तो आप एजेंडा, ये जो समस्या है कि हमारी बात ही सही है, बाकी दूसरे की हर बात एजेंडा है, कोई जैसे हमारा इनका कोई एजेंडा नहीं है, इससे तो बात बनती नहीं है। इसी वजह से एकता नहीं होती, क्योंकि सब अपने को ही सच मानने और अपने को ही बड़ा दिखाने के चक्कर में लगे हुए हैं। पक्षी एकता या किसी समूह में एकता ऐसे नहीं होती। सबको अपने अपने अहंकार को, स्वार्थ को दबाना पड़ता है। अनुराग जी जल्दी से कमेंट बड़े उद्देश्य के लिए सबको समन्वय करना पड़ता है, सामंजस्य करना पड़ता है, थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। देखिए राहुल जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी बात से तो मैं सहमत हूं। लेकिन राहुल जी ने जैसे ही कुछ बोला, एंकर महोदय ने तुरंत उसको पकड़ के मुझे सुनाने लगे, देखिए अनुराग जी सुनिए, अरे वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हो तो सुन ही रहा हूं,
लेकिन अनुराग जब बोलते हैं, विपक्ष जब बोलता है तो दिक्कत यही है, दिक्कत यही है अनुराग जी। अभी राहुल जी जो बात कह रहे थे ना, आप फिर उसको नहीं समझे। मैं यहाँ जिसके लिए बैठा हूं ना सर, मेरा काम है कि मैं आपसे सवाल पूछूं और आप तय नहीं करेंगे कि मैं सवाल कैसे पूछूं, कहां से पूछूं। तो प्लीज आप उस पर मत आइए, आप उस सवाल का जवाब दीजिए, अन्यथा दूसरे का समय मत लीजिए। जवाब दे रहा हूं, मुझे इनसे बात करने दीजिए। हाँ सर प्लीज। ठीक है, आप दूसरे का समय ले रहे हैं एजेंडे में। अनुराग जी, अब मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा आप नहीं राहुल जी, ये आपकी बात को टोक के मुझे सुनिए। राहुल जी, ये आपकी बात को टोक के मुझे इसलिए सुनाना चाह रहे थे कि आप सही बोल रहे थे, तो उनको लगे कि चलो हमारी बात नहीं मानेंगे तो राहुल जी की बात। लेकिन जब मैं 35 रुपए डीजल पेट्रोल की बात कर रहा था तो मेरी बात रोक क्यों ना बीजेपी क्यों नहीं सुनाया कि भदौरिया जी सही बोल रहे हैं कि डीजल पेट्रोल 35 रुपए करने की बात की थी। 100 मेट्रो यहाँ पे बोला था, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो काला धन वापस आएगा। हाँ, राहुल जी, राहुल जी अपनी इनकम दुगनी राहुल जी प्लीज अपना कमेंट रखिए। सुनाना चाहिए था बीजेपी को कि भदौरिया जी सही बोल रहे हैं। हाँ राहुल जी। यार अनुराग, ये बताइए, आप एक ही बात को तीसरी बार कह रहे हैं, सबने सुना, बाकी और लोग भी तो बैठे हैं, उनके पास बोलने का कुछ नहीं है क्या? आपसे मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया है, केवल आप ही बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपने अपनी बात पूरी रख ली, आपने ये सारे मुद्दे उठा लिए, हम सब ने सुन लिए, अब उसी को बार बार दोहरा रहे हैं आप और चाहते हैं कि सब आपको ही सुने। ये गलत बात है, अन्यायपूर्ण है ये। क्यों? बीजेपी नहीं कुंतल कृष्णा पहलू उसी पे है, पॉइंट वही है सर। विपक्ष को बिखेर के ही आप जीत रहे हैं, आरोप लगा रहे थे मुझसे ये। जी मैं अनुराग जी अगर आप हमें भी बोलने की इजाजत दें तो आपके लिए भी बेहतर होगा। आप अब बात सुने, जिस सवाल पे हम बहस कर रहे हैं वो सवाल क्यों उठा है मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बताता हूं। वो सवाल इसलिए उठा है कि इस देश में विपक्ष जो है उसके पास कुछ भी साझा नहीं है, न साझा नीति है, न साझा नेतृत्व है, न साझा नैतिकता है, कुछ नहीं। इस देश में विपक्ष सिर्फ और सिर्फ एक धुरी के चारों तरफ घूम रहा है और वो धुरी है एक व्यक्ति। माननीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ लोग एकजुट होने की बात कर रहे हैं और वो खिलाफत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि साहब भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, परिवारवादी नहीं बचेंगे। यही माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि इस देश का मान दुनिया में बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन यही तो फैक्ट है और यही तो सवाल भी है कि क्या मोदी मैजिक के सामने विपक्ष बार बार बिखर जा रहा है और लाख कोशिशों के बाद भी दरअसल मोदी का काट नहीं निकाल पा रहा है, और यही चुनौती उनके नतीजों में दिख रहा है। और शायद 2024 में एक यही ट्रेंड सेट होता हुआ जा रहा है क्या?